कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के बारे में। जो पिछली बार हमने सेक्शन 41 से 49 तक बात की थी। आज हम सेक्शन 50 से 60 तक का इसको वीडियो में डिस्कशन करेंगे और ये आज चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 50 से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 50 क्या कहता है? पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बी बेल। इसमें यह कहा गया है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए करने के कारण, और गिरफ्तार के कारण तो बताने ही है, साथ में ये भी बताना है अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि जमानती अपराध है, तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि ये जमानती अपराध है और इस पे आप जमानत पे छूट सकते हो, इसलिए ये जमानती अपराध है। तो ये सभी क्या है, ये पुलिस अधिकारी को बताने पड़ेंगे, कंपलसरी है कि ये अपराध जमानतीय है। और आप इसमें बॉन्ड देकर इसमें जो जामीनदार है उसको बुलाकर तो आप छूट सकते हो जमानत पे। और ये भी डिटेल में बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो ऑफेंसेस लगे हैं, जो चार्जेस लगाए गए हैं, कि भाई आपने क्या अपराध किया, किस अपराध की वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी बताना कंपलसरी है। पुलिस द्वारा वो बताया जाएगा जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है, और ये आपका अधिकार है जानने का। अगर किसी के ऊपर कोई केस है तो उसका ये पूरा अधिकार होता है कि वो जाने कि भाई उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, गिरफ्तारी का कारण तो बताना पड़ेगा, ये उसका राइट है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 50A पर। 50A क्या कहता है? ओब्लिगेशंस ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। 50A क्या कहती है? सेक्शन 50A कहती है कि जो अरेस्ट पर्सन किए गया है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, उसके सगे संबंधी, उसके मित्र दोस्त जो भी है, या उसके एरिया का जो भी नामित व्यक्ति है, उनको उसकी गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है और वो कंपलसरी है। जी, और या आरोपी जिसको बोले कि भाई इस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन दी जाए, तो पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है और इस टाइम अरेस्ट किया है, वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें इसमें कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए थाने में लाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो पुलिस अधिकारी है वो जब आरोपी को थाने में लाएगा, उसके बाद उसने किसको जानकारी दी है, किसको ये अरेस्ट जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, उसकी जानकारी किसको दी है, वो उसको जो राज्य सरकार द्वारा जो नमूना दिया गया होगा उसका रजिस्टर का जो भी फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में उसकी नोट डाउन करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा कि भाई हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है और इसके संबंध में हमने इस व्यक्ति को जानकारी दी गई है कि भाई ये व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। उसके बाद कि इसमें यह कहा गया है कि भाई इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी ये देखने की कि पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी या नहीं दी। तो ये जिम्मेदारी होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, जब उसके सामने ये आरोपी को लेके जाया जाएगा, एक्यूज्ड को, तब मजिस्ट्रेट द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो सबसेक्शन 1 और 2 में कहा गया है क्या उन नियमों का पालन हुआ है, क्या इसके रिश्तेदार, मित्र या किसी नामित व्यक्तियों को इसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसकी जानकारी दी गई है, वो मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। मजिस्ट्रेट उसको देखेगा कि हाँ भाई जो इसमें जो रीजंस है सेक्शन 51A के, क्या वो सभी कॉम्प्लाई हुए हैं, सभी का अमल हुआ है, तो वो सब देखने के बाद में आगे की प्रोसीडिंग करेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 51 सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनकी तलाशी के बारे में है, उनकी तलाशी होगी। अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति है और उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाता है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध में वो व्यक्ति पकड़ा गया है और उसको पता है कि अभी पुलिस वाले को पता है कि वो अभी बेल पे नहीं छोड़ना है, तो उस संबंध में क्या करेंगे? उस संबंध में पुलिस वाले उसकी तलाशी लेंगे और उसके पास में जो भी ज्वेलरी है, जो भी सोने चांदी का कुछ भी सामान है, उसके कपड़े जो उसके पहनने की जरूरियात है, कपड़े सिवाय उसके पास जो भी है, घड़ी है, पर्स होता है, वो सब कुछ है, वो पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, वो जब्त कर लेती है। और वो जो जो सामान उसके पास से जब्त किया जाता है उसकी जो भी एक रसीद बनाई जाती है, उसकी एक रसीद की कॉपी कि भाई हमने तेरे पास से ये सामान जमा लिया है, उसकी एक रसीद उस आरोपी को, उस गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाती है जिसके पास से वो साधन सामग्री जमा किए गए हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा कहा गया है स्त्रियों के बारे में कि अगर कोई
स्त्री आरोपी है, किसी वुमेन को अरेस्ट किया गया है, तो उस संबंध में कि उसकी इज्जत के साथ में उसकी तलाशी ली जाएगी और उसकी मान सम्मान बना रहे उसके हिसाब से उसकी तलाशी ली जाएगी, और वो लेडीज जो पुलिस वाले होंगे उनके द्वारा ली जाएगी, जो वुमेन पुलिस अधिकारी होगी या कांस्टेबल होगी उनके द्वारा उसकी तलाशी ली जाएगी। ये था सेक्शन 51। अब आते हैं सेक्शन 52। 52 कहता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। ऑफेंसिव वेपन्स मतलब कि जो आक्रामक साधन होते हैं, जो मतलब कि आक्रामक आयुध है, जो मतलब हथियार है, कोई भी तलवार है, चाकू है, या बंदूक है, राइफल है, पिस्टल है, पिस्तौल है, जो भी मतलब आक्रामक हथियारों में आ सकते हैं जिससे किसी की जान जा सकती हो या उससे वो किसी को, सामने वालों को या खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे हथियार आक्रामक कहे जाएंगे। ऐसे अगर उसकी तलाशी ली जाती है, उसके पास में जो भी आक्रामक हथियार होंगे वो सभी जब्त किए जाएंगे पुलिस द्वारा, और पुलिस वो जब्त करके जब कोर्ट में उनकी साक्ष्य के तौर पर जरूरत पड़ेगी तो वो कोर्ट के सामने एज ए एविडेंस सबमिट किए जाएंगे। ऐसा इसमें सेक्शन 52 कहता है। सेक्शन 53 पर आते हैं। सेक्शन 53 क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। इसमें यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारी की विनंती पे पुलिस अधिकारी जो उसकी प्रार्थना करता है चिकित्सा अधिकारी से कि भाई जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, चिकित्सा व्यवसायी है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई इस आरोपी की सो एंड सो मैटर में इसकी आपको जो भी वो है तपास करनी है, जो भी इसका क्या बोलते हैं उसको परीक्षण करना है, इसके शारीरिक जो भी जांच करनी है। और ये शारीरिक जांच इसलिए की जाती है कि वो अपराध के संबंध में उसकी जो शरीर पे कोई निशान है या कोई डीएनए का या कोई खून का धब्बा या कुछ भी ऐसी चीज है, वो सब कुछ फाइंड आउट किया जा सके कि हाँ भाई जहां से इसको गिरफ्तार किया गया, इसने जहां पे ऑफेंस किया था वहां पे खून के धब्बे मिले हैं, तो वो खून के धब्बे मिले हैं तो इसके खून के सैंपल लिए जाएंगे कि हाँ भाई ये खून का सैंपल मैच होता है। तो ऐसा सब किया जाता है। और इसमें यह कहा गया है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए ऐसे व्यक्ति का परीक्षण करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो। इसमें जब ये परीक्षा चल रही होगी, ये परीक्षण चल रहा होगा उसके चिकित्सा का, तो उस टाइम पे अगर वो कुछ भी अड़चन खड़ी करता है तो उतना जितना उसकी चिकित्सा के लिए जरूरी है वो बल यूज किया जा सकता है। और इसमें फिर यह कहा गया है कि उसकी चिकित्सा होगी तो उस चिकित्सा में अगर कोई स्त्री होती है, जैसे कोई आरोपी है, कोई लेडीज है, तो उसकी चिकित्सा वो जो लेडीज चिकित्सक है, जो लेडीज मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वुमेन मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके द्वारा की जाएगी। और मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की देख रेख में ही होना इसमें जरूरी है। फिर इसमें जो ये परीक्षण किया जाएगा इसमें क्या सैंपल लिए जा सकते हैं वो इसमें स्पष्टीकरण किया गया है कि धारा 53 और 54 में जैसे कोई मेडिकल हो रहा है तो मेडिकल किया जाएगा तो उसमें क्या ले सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि खून के धब्बे, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वाब बल के नमूने और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकी के लिए जिनके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी है, प्रोफाइल और परीक्षण ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें राष्ट्रीयकृत चिकित्सक व्यवसाय किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है। मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि अगर डीएनए रिपोर्ट करानी है या मतलब कोई भी उसका साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए उसकी रिपोर्ट की जा रही है तो उसमें किन किन वस्तुओं को लिया जा सकता है, जैसे खून के धब्बे, उंगलियों के जो नखून हैं उनके सैंपल्स, उनको कटिंग करके लिया जा सकता है। तो ऐसे सभी वो चिकित्सा तपास के लिए, चिकित्सा परीक्षण के लिए लिए जा सकते हैं। उसके बाद इसमें यह कहा गया कि रजिस्ट्री चिकित्सक कौन, जो चिकित्सा परिषद 1956 में रजिस्टर कराया गया हो उसके द्वारा रजिस्टर कराया गया, उसकी धारा 2 में वो रजिस्टर चिकित्सक कहा जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 53A। 53A एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो बलात्कार का अपराधी व्यक्ति है उसके चिकित्सा परीक्षा करने के संबंध में है ये, और चिकित्सा व्यवसाय द्वारा उसका जो परीक्षा है वो की जाएगी चिकित्सा की।
तो इसमें क्या कहा गया है, व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग ऑन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एग्जामिनेशंस ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस। जब ये कहा गया है कि जब ये मानने का कारण हो कि या तो इसने बलात्कार की कोशिश की है या इसने बलात्कार किया गया है, उस संबंध में साक्ष्य को एविडेंस कलेक्टिंग फॉर एविडेंस के लिए, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए उस व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा की जाएगी लेकिन किसके द्वारा, कि जो सरकार द्वारा हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं उसके चिकित्सक द्वारा, चिकित्सक व्यवसायी द्वारा। और अगर ऐसा उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार में जिन्होंने रजिस्टर कराया है अपना चिकित्सक का, उन चिकित्सकों द्वारा जो रजिस्टर है सरकार में, जो नियमों की अभी बात की मैंने लास्ट सेक्शन में, उसके द्वारा जो चिकित्सक जो अधिनियम है उसके द्वारा रजिस्टर किए गए हैं, तो उनके अनुसार जो भी कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा ये परीक्षा की जाएगी चिकित्सा की। और चिकित्सा की परीक्षा करते समय उनको किन बातों का ध्यान रखना है वो इसके सब सेक्शन 2 में दिया गया है। तो इसकी सब सेक्शन 2 क्या कहती है, ये कहती है कि इसमें क्या क्या नोट करना है जो चिकित्सक प्रशिक्षण है, कि पहले उसका नाम और पता, उसकी उम्र, उसके ऊपर उसके शरीर पे कोई इंजरी के निशान है या नहीं है, फिर उसके बाद कि उसको पर्टिकुलर रीजन, जो दूसरा कोई भी मटेरियल है, कुछ भी लिया गया है या उससे संबंधित कुछ भी है, डिटेल में कुछ लिखने जैसा है, कोई भी निशान है, मार्क है बॉडी पे कुछ भी है, वो अलग से सब कुछ लिखा जाएगा। फिर इसमें सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया है कि द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रीसिसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड। इसमें जो कुछ भी है, हर इसमें जो भी रिपोर्ट बनाई गई है उसमें हर किसी उस पे स्टेज पे पहुंचने का उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर को संक्षिप्त में कारण देना होगा कि भाई इसका जो निष्कर्ष निकाला है ये निष्कर्ष का कारण क्या है, वो उसको डिटेल में बताना पड़ेगा कि भाई जिस निष्कर्ष पे ये परीक्षा में, चिकित्सा परीक्षा में पहुंचा है चिकित्सक, वो किस वजह से उसमें पहुंचा है। उसके बाद है कि भाई उसमें डीएनए प्रोफाइल करने के लिए जो भी उसमें शरीर से सामग्री ली गई है उसके बारे में भी था। फिर उसके बारे परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का, जब इसकी चिकित्सक की एग्जामिनेशन होगा मेडिकल का, उसका स्टार्टिंग का टाइम भी लिखना पड़ेगा और जब वो समाप्त होगा उसका समय भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि वो जो रिपोर्ट है वो डिटेल में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो जो अन्वेषण अधिकारी है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पुलिस का, ये रिपोर्ट उसको सबमिट की जाएगी ताकि वो कोर्ट में इसको पेश कर सके। सीआरपीसी की सेक्शन 173 के सब कोज जो 5 दिया गया उसके अनुसार ये एविडेंस के रूप में चार्जशीट के साथ में शामिल करके कोर्ट में पेश किया जा सके, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर वहां पे सौंप दिया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 54 आता है। सेक्शन 54 क्या कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ये क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। ये परीक्षा कब होगी, जब कोई अपराधी, जब कोई आरोपी ये डिमांड करता है कि उसकी चिकित्सा परीक्षा की जाए, उसके ऊपर इंजरी के निशान या कुछ भी है, उसकी रिक्वेस्ट पे ये चिकित्सा परीक्षा की जाती है। और जो ये चिकित्सा परीक्षा की जाती है ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हमने पीछे बात की, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा ही की जाएगी। जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं होगा वो इसकी जो जांच है वो नहीं कर सकता है। तो इसके संबंध में ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्त्री है तो उस संबंध में, स्त्री के संबंध में जो पीछे सेक्शन में हमने बात की कि वो जो चिकित्सक महिला होगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो वुमेन होगी, उसके द्वारा ही इसकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। और ये चिकित्सकीय जांच में रिपोर्ट में उसको इंजरी कोई निशान है वो सब कुछ की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट की एक कॉपी जिस आरोपी की, जिस एक्यूज्ड की, जिसको गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति की, उसको एक कॉपी उस रिपोर्ट की, उस जांच की, उस परीक्षण की उसको दी जाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन 54 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। अब शिनाख्त कैसे की जाएगी, अब गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी शिनाख्त करनी है। अब शिनाख्त क्यों करनी पड़ेगी कि जैसे किसी ने चोरी की, लूट की, धाड़ की और कुछ भी किया, डकैती डाली उसने, तो वो डकैती डाली, चोरी की, तो उसमें जिसने उस अपराधी को देखा है
उस गिरफ्तार व्यक्ति को देखा है, जो विटनेस है उसके, तो उन विटनेसेस को, उन शनाख्त करने वालों को के द्वारा उस आरोपी को सामने लाके शिनाख्त किया जाएगी कि क्या यही अपराधी है वो जिसने चोरी की है, यही व्यक्ति है कि वो जो चोरी करने आपके यहाँ आया था, या आपसे लूटपाट की, ये वही आरोपी है। तो वो सब कुछ इसलिए सुनिश्चित किया गया है, ये सेक्शन 54 है। लेकिन इसमें एक दूसरा पॉइंट ऐड किया गया है और उसमें कहा गया है ये, परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त है, निशक्त है, तो शनाख्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी। जो प्रक्रिया है वो न्याय मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में की जाएगी, न्याय मजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी, उनकी हाजिरी में की जाएगी। और वो जो ऐसा कोई भी उसको जो शिनाख्त करने वाला है वो मेंटली डिसेबल है, तो संबंध में वीडियोग्राफी भी इसमें कंपलसरी कहा गया है कि जब वो शिनाख्त कर रहा होगा कि भाई जो ये अपराधी है इसने चोरी की या नहीं है, उस टाइम पे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने वो वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन 55। सेक्शन 55 कहता है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें ये कहा गया है कि जब कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर रखता है और वो अपने से अपने उसके अंदर में जो अधीनस्थ दूसरा अधिकारी है, अब उससे नीचे का उसके अंडर में काम करने वाला, वो उसको गिरफ्तारी के लिए कहता है, तो उस संबंध में क्या होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई गिरफ्तार करने के लिए किसी अधिकारी को पावर है, कोग्निजेबल ऑफेंस है, और वो अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए उस टाइम पे नहीं जा सकता है, तो वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकारी को अपॉइंट करता है कि भाई मेरी जगह तुम जाके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। तो उस संबंध में वो पुलिस स्टेशन अधिकारी है उसको लिखित में उसको एक ऑर्डर देना पड़ेगा राइटिंग में, जिसमें एक्यूज्ड का नाम डिटेल लिखी होगी, फिर उसमें उसको जिसको ऑर्डर दिया उसका नाम लिखा होगा, और वो लेके जिस अधिकारी को है, जिस पुलिस पर्सन को ये दिया गया है ऑर्डर, वो जाएगा और आरोपी को अरेस्ट करेगा। और आरोपी अगर बोलेगा कि भाई ये मुझे तुम अरेस्ट करने क्यों आए हो, तुम्हें कोई पावर नहीं है, ऐसा सब कुछ, तो उसको वो डिटेल में पढ़ के बताएगा कि भाई ये ऐसे मुझे पावर मिली है और तुम्हें इस गुनाह के संबंध में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तो अगर वो गिरफ्तार व्यक्ति देखना चाहे तो उसको वो देखने के लिए, पढ़ने के लिए भी वो ऑर्डर उसको देना चाहिए, ऐसा इस सेक्शन में कहा गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस उसके बाद है सेक्शन 55 पे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। जो कोई व्यक्ति जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति की पूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिस पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी होगी। वो स्वास्थ्य के संबंध में या उसको कोई भी शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेदारी वो पुलिस अधिकारी की होगी जिसने गिरफ्तार किया, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की होगी। उसके बाद है सेक्शन 56 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। इसमें यह कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी है उसके सामने लाना चाहिए। तो उसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति को कहीं से गिरफ्तार किया गया है तो उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, पुलिस स्टेशन इंचार्ज अधिकारी के सामने, और उसमें पुलिस स्टेशन में उसकी नोट डाउन की जाती है। और ऐसे ही क्या है, अगर पुलिस स्टेशन अधिकारी दूर हो और टाइम जा रहा हो तो उस संबंध में मजिस्ट्रेट के सामने भी उसको, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने भी उसको पेश किया जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 57। सेक्शन 57 ये एक्यूज्ड के अधिकारों से संबंधित है। आरोपी है, जो आरोपी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में है ये। तो क्या कहता है ये सेक्शन कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको 24 घंटे से ज्यादा तक गिरफ्तार करके कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। तो क्या किया जाएगा कि ऐसा अगर कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो स्थानिक न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो उसको ले जाने तक का टाइम है न्याय मजिस्ट्रेट के सामने तक का, वो उसमें से उनको कम किया जाएगा, वो उसमें ऐड नहीं किया जाएगा।
तो वो जो भार साधक अधिकारी है उनके सामने उसको लाया जाएगा। पुलिस अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 58, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। इसमें यह कहा गया है कि पुलिस द्वारा जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनको अंडर कस्टडी रखा गया है, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी जानकारी जो जिला मजिस्ट्रेट है, जो जिला कलेक्टर है, उसको देनी पड़ेगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारियों की रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को दी जाएगी या उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कि भाई ये तुम्हें तुम्हारे स्थानिक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको देनी है, तो वो पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की रिपोर्ट उनको दी जाएगी। भले ही गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पे छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है, तो भी वो उनको रिपोर्ट दी जाएगी कि भाई इन व्यक्ति को सोन व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है। उसके बाद आता है सेक्शन 59 सेक्शन क्या कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। डिस्चार्ज के लिए इसमें यह कहा गया है कि पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन मतलब उनको ना छोड़ना। पर क्यों नहीं छोड़ना, इसमें यह कहा गया है कि नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ऑन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर। इसमें यह कहा गया है कि जो जिस व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है, उस व्यक्तियों को उसके द्वारा दिए गए बॉन्ड मतलब उसके द्वारा दिए गए बंद पत्र या मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर हो, उनके सिवा उसको नहीं छोड़ा जाएगा अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि बिना पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है तो वो उनको नहीं छोड़ सकता है अगर मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं है उनको छोड़ने का, या बेलेबल ऑफेंस है और वो जैसे बेलेबल ऑफेंस है और पुलिस अधिकारी ने बोला कि भाई तुम बंधक पत्र दो, तुम्हारा तुम बॉन्ड दो को यहाँ पे कि भाई तुम मजिस्ट्रेट के सामने की कोर्ट के सामने हाजिर रहोगे तारीखों पे, अगर वो नहीं देता है तो वो उसको छोड़ नहीं सकते पुलिस अधिकारी, उनको कोई अधिकार नहीं है उनको छोड़ने का। उसके बाद आता है सेक्शन 60 धारा 60 पावर ऑन एस्केप टू परस्यू द रिटेक। निकल भागने वाले जो आरोपी है उसको पकड़ लेने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। कि वो शक्ति प्रदान की गई है उसमें क्या क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति किसी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है या उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान से उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि अगर कोई छूट गया है, कोई भाग गया है, तो पुलिस अधिकारियों को ये पूरे पावर है कि वो उसका पीछा कर सकता है और उसको भारत में से पूरे भारत में कहीं भी जाके उसको अरेस्ट कर सकता है। और इसमें कोई भी सेक्शन 47 के जो वो बाधित है वो कोई भी उसको बाधित नहीं करेगा। तो ये हमने आज बात की चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 5 यहाँ पे आज समाप्त हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे ईमेल करके आप बता सकते हैं, मैं आपके आंसर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आप कमेंट्स में भी जाना सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।